राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 18 उग्र राष्ट्रवाद का विकास। वर्षों के कालक्रम में देश में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का विकास होता आ रहा है। 1905 के बंगाल विरोधी आंदोलन में अभिव्यक्त हुआ। अपने आरंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अधिकाधिक लोगों ने विदेशी प्रभुत्व की बुराइयों तथा देशभक्ति की भावना विकसित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाया। उसने शिक्षित भारतीयों को आवश्यक राजनीतिक प्रशिक्षण दिया। वास्तव में उसने जनता की भावना को ही बदल दिया तथा देश में एक नए जीवन का संचार किया। साथ ही साथ उग्र राष्ट्रवादियों की मांग पर उसने ब्रिटिश सरकार की असफलताओं में राजनीतिक चेतना प्राप्त लोगों में उस समय वर्चस्व प्राप्त नरमपंथी नेतृत्व सिद्धांतों व विधियों के प्रति असंतोष पैदा कर दिया। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की मांगे मानने की जगह ब्रिटिश शासक की हंसी उड़ाई और उसे नीचे निगाहों से देखते थे। परिणामस्वरूप सभाओं, प्रार्थना पत्रों, स्मरण पत्रों, विधायिका भाषणों की जगह जो राजनीतिक कार्रवाइयों के तरीकों की मांग उठने लगी। ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की राजनीति इस विश्वास पर आधारित थी कि ब्रिटिश शासन को अंदर से सुधारा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों से संबंधित ज्ञान जब फैला, धीरे धीरे विश्वास टूट गया। इसके लिए काफ़ी हद तक नरमपंथियों का आंदोलन स्वयं उत्तरदायी था। राष्ट्रवादी लेखकों, आंदोलनकारियों ने जनता की निर्धनता का दोषी ब्रिटिश शासन को ठहराया। राजनीतिक रूप से चेतन भारतीयों को विश्वास था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में आर्थिक शोषण करना है, अर्थात भारत की संपत्ति से इंग्लैंड को संबंध बनाना है। उन्होंने महसूस किया कि जब तक भारतीयों द्वारा नियंत्रित और संचालित कोई सरकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जगह नहीं ले लेती, आर्थिक क्षेत्र में भारत ही कुछ प्रगति कर सके। राष्ट्रवादियों ने खास तौर पर यह भी देखा कि भारत के उद्योग तब तक फल फूल नहीं सकते जब तक कि उन्हें सुरक्षा और प्रोत्साहन देने वाला कोई भारतीयों की सरकार न हो। भारत ने 1896 से 1920 के बीच जो भयानक अकाल फूटे, उसमें 90 लाख से ऊपर लोग मरे। वे जनता की दृष्टि में विदेशी शासन के आर्थिक दुष्परिणामों के जीते जागते प्रतीक थे। 1892 से 1905 के बीच घटित राजनीतिक घटनाओं ने भी राष्ट्रवादियों को निराश कर उन्हें और उग्र राजनीति के बारे में सोचने को बाध्य किया। वर्ष 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं, घोर निराशा का कारण सिद्ध हुआ। दूसरी ओर जनता को जो थोड़े से राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, उन पर भी हमले किए गए। वर्ष 1898 में एक कानून बनाया गया जिसमें विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलाने के अपराध की घोषित की गई। 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। वर्ष 1897 में नाटो भाइयों को बिना मुकदमा चलाए देश बाहर कर दिया। उन पर लगाए गए आरोपों तक भी जनता को नहीं बतलाया गया। उसी वर्ष लोकमान्य तिलक और दूसरे समाचार पत्रों संपादकों को विदेश सरकार के प्रति जनता को भड़काने के आरोप में लंबी जेल सजाएं दी गई। इन सबसे जनता को लगा कि सरकार व्यापक राजनीतिक अधिकार देने के बजाय उन्हें मिले थोड़े से अधिकार भी छीन ले रही है। लॉर्ड कर्जन के कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण ने अधिकाधिक लोगों को विश्वास दिलाया कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की आशा करना व्यर्थ है। यहाँ तक कि नरमपंथी नेता गोखले को भी शिकायत थी कि नौकरशाही खुलकर स्वार्थी और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की शत्रु बनती जा रही है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ब्रिटिश शासन अब प्रगतिशील नहीं रहा। प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा कोई प्रगति नहीं हो रही है। साथ में अधिकारीगण उच्च शिक्षा के प्रति संकित हो रहे हैं, देश में उनके प्रसार में बाधा डालने की कोशिश तक कर रहे हैं। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून में राष्ट्रवादियों को लगा कि भारत के विश्वविद्यालयों पर और भी सख्त सरकारी नियंत्रण स्थापित करने और उच्च शिक्षा का प्रसार रोकने और राजनीतिक परिधानता का मतलब भारतीय जनता के विश्वास को अवरुद्ध करना है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रसार। 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवादियों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बहुत बढ़ा। उन्हें अपना शासन आप कर सकने और देश का विकास करने की अपनी क्षमता पर विश्वास हो चुका था।
तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने राष्ट्रवादियों को आत्मविश्वास का संदेश दिया और उनसे आग्रह किया कि वो भारतीय जनता के चरित्र और क्षमताओं पर भरोसा करें। उन्होंने जनता को बताया कि उनकी दुर्दशा का हल उनके अपने हाथों में है। इसके लिए उन्हें निर्भय और बलवान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कोई राजनीतिक नेता नहीं थे, मगर वह संदेश उन्होंने बार बार दिया। उन्होंने घोषणा की, दुनिया में अगर कोई पाप है तो वो निर्बलता है। निर्बलता का त्याग करें। निर्बलता पाप है और निर्बलता मृत्यु है। सत्य की कसौटी यह है कि कोई भी वस्तु अगर तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल बनाती है तो तुम उसे विष समझकर उसका त्याग करो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकता। उन्होंने जनता से यह भी कहा कि वे अतीत के महिमा मंडल पर भरोसे जीना छोड़ दें, मर्दों की तरह भविष्य का निर्माण करें। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमारा यह देश अतीत से ऊपर अपनी शाश्वत निर्माता से कब मुक्त होगा। आत्म प्रयास में इस विश्वास के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार करने की आकांक्षा भी जागी। यह विचार भी फैला, अब राष्ट्रवाद के उद्देश्य को ऊंचे वर्गों में थोड़े से शिक्षित वर्गों तक अब और सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय जनता की राजनीतिक चेतना को उभारा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृतप्राय। उन्होंने महसूस किया जाने लगा कि स्वाधीनता पाने के लिए जो व्यापक बलिदान आवश्यक है वह केवल जनता ही कर सकती है। शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि। 19वीं सदी के अंत तक शिक्षित भारतीयों की संख्या में स्पष्ट वृद्धि हुई। इसका बड़ा प्रयोग प्रशासन में बहुत कम वेतन पर काम कर रहा और दूसरे में बहुत से रोजगार घूम रहे थे। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ये लोग ब्रिटिश सरकार के चरित्र को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगे। उनमें से अनेक उग्र राष्ट्रवादी नीतियों के प्रति आकर्षित हुए। इनसे भी महत्वपूर्ण था कि शिक्षा प्रचार का विचार धारात्मक पक्ष। शिक्षित भारतीयों की संख्या जितनी बढ़ी उतना ही लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और में आमूल परिवर्तन, पश्चिमी विचारों का प्रभाव फैला। ये शिक्षित भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के बेहतरीन प्रचारक और अनुयायी सिद्ध हुए। इसके दो कारण थे, वे कम वेतन पाने वाले या बेरोजगार थे और साथ ही आधुनिक विचार प्रणाली और राजनीति की तथा यूरोपीय और विश्व इतिहास की शिक्षा भी उन्हें मिली। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। इस काल की अनेक विदेशी घटनाओं ने भारत में उग्र राष्ट्रवादी के विकास को प्रोत्साहित किया। 1868 के बाद एक आधुनिक जापान के उदय ने दिखा दिया कि एक पिछड़ा हुआ एशियाई देश भी बिना किसी पश्चिमी नियंत्रण के अपना विकास कर सकता है। कुछ ही दशकों के काल में जापान के नेताओं ने अपने देश में पहले दर्जे की औद्योगिक और सैनिक शक्ति बना दिया, व्यापक प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किया था और एक सक्षम और आधुनिक प्रशासन खड़ा कर दिया। 1896 में इथोपिया के हाथों इटली की सेना और वर्ष 1905 में जापान के हाथों रूस की हार ने यूरोपीय श्रेष्ठता भ्रम को तोड़कर रख दिया। एशिया में हर जगह छोटे से एशियाई देश के हाथों यूरोप की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति के पराजय खबर को लोगों ने उत्साह के साथ सुना। 18 जून 1905 को कराची क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र में जनता की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया, जो कुछ एक एशियाई देश ने किया है वह दूसरे भी कर सकते हैं। अगर जापान रूस की धुनाई कर सकता है तो भारत भी उतनी आसानी से इंग्लैंड को धुन सकता है। आइए हम अंग्रेजों को समुद्र में फेंक दें और विश्व की महान शक्तियों के बीच जापान के बराबर स्थान ग्रहण करें। आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की, जापान क्रांतिकारी आंदोलनों तथा दक्षिण अफ्रीका के बोर युद्ध ने भारतीयों को विश्वास दिलाया कि अगर जनता एकजुट और बलिदान के लिए तैयार हो तो वो शक्तिशाली निरंकुश सरकारों को चुनौती दे सकती है। जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता थी कि वह देशभक्ति और आत्मबलिदान की भावना। उग्र राष्ट्रवादी विचार संप्रदाय का अस्तित्व। राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग प्रारंभ से उग्र राष्ट्रवाद का एक संप्रदाय देश मौजूद था। इस संप्रदाय के प्रतिनिधि बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिंपुलकर जैसे नेता थे। इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण नेता बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक कहते थे। उनका जन्म 1856 में हुआ। बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। 1880 के दशक में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में भाग लिया। यह स्कूल बाद में फर्स्टविन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अंग्रेज, मराठी में केसरी,
केसरी नामक समाचार पत्रों की स्थापना की। 1890 में केसरी का संपादन करने गए और इस पृष्ठ के में वह राष्ट्रवाद का प्रचार करने लगे। उन्होंने जनता को भारत की स्वाधीनता के लिए साहसी, स्वावलंबी और निस्वार्थ योद्धा होने का पाठ पढ़ा। 1893 में उन्होंने एक परंपरागत धार्मिक उत्सव अर्थात गणपति उत्सव का प्रयोग कर गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार करने के लिए प्रारंभ कर दिया। 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य महाराष्ट्रीय युवकों के आगे अनुकरणीय के लिए शिवाजी का उदाहरण सामने रखकर उसमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना था। 1896 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर ना चुकाने का अभियान चलाया। उन्होंने महाराष्ट्र में अकाल पीड़ित किसानों से कहा कि अगर उनका फसल चौपट हो जाए तो वे मालगुजारी न दें। जब तक सरकार के खिलाफ घृणा और असंतोष बढ़ाने के आरोप के अधिकारियों ने उन्हें 1797 में गिरफ्तार किया तो दिलेरी और बलिदान एक शानदार उदाहरण बनकर सामने आया। उन्होंने सरकार से क्षमा मांगने से इनकार किया, जिस पर उन्हें 18 महीनों की कड़ी कैद की सजा हुई। इस तरह वो आत्म बलिदान की राष्ट्रीय भावना के जीते जागते प्रतीक बन गए। 20 शताब्दी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ। अब इसके समर्थक भी राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के सबसे दूसरे महत्वपूर्ण नेता विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय बने। उग्र राष्ट्रवादियों के कार्य में विशिष्ट राजनीतिक पहलू इस प्रकार थे कि उनका मत था भारतीयों की मुक्ति उन पर प्रयासों से प्राप्त करनी होगी, उन्हें अपनी पतित स्थिति से उभारने का प्रयास करने होगी। उन्होंने घोषणा की इस कार्य के लिए बड़े बड़े बलिदान करने होंगे, तकलीफें सहनी होंगी। भाषण, लेख, राजनीतिक कार्य, दिलेरी, आत्मविश्वास से भरपूर थे। अपने देश की भलाई के लिए किसी भी व्यक्तिगत बलिदान को कम समझते थे। भारत में अंग्रेजों के कृपापान मार्गदर्शन और नियंत्रण की प्रगति कर सकता है, इसे मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। विद्यासन से दिल से नफरत करते थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज्य व स्वाधीनता है। जनता की शक्ति और असीम विश्वास था कि उनकी योजना जनता की कार्रवाई के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनी थी। इसलिए उन्होंने जनता के बीच राजनीतिक कार्य और जनता की सीधी राजनीतिक कार्रवाई पर जोर दिया। प्रशिक्षित नेतृत्व 1905 तक भारत में ऐसे अनेक नेता थे जो पीछे काल में राजनीतिक आंदोलन के मार्गदर्शन और राजनीतिक संघर्षों के नेतृत्व संबंधी बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर चुके थे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षित टुकड़ी के बिना राष्ट्रीय आंदोलन को एक उच्चतर राजनीतिक स्तर तक ले जाना बहुत कठिन था। बंगाल का विभाजन, बंग भंग, इस तरह 1905 में बंगाल जब दो टुकड़ों में बंट गया तब उग्र राष्ट्रवाद के उदय की परिस्थितियां विकसित हो चुकी थी। इसी के साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण भी आरंभ होता है। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञाकारी पत्र जारी करके बंगाल को दो भागों में बांट दिया। पहले भाग पूर्वी बंगाल और असम थे। उसकी आबादी 3.1 करोड़ थी, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था जिसकी संख्या 5.4 करोड़ थी और जिसे 1.8 करोड़ बंगाली और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़िया थी। तर्क दिया कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा उसका प्रशासन चला सकना असंभव था, लेकिन जिन अधिकारियों ने योजना तैयार की उसके दूसरे राजनीतिक उद्देश्य भी थे। बंगाल तब भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था और इसी कदम के द्वारा अधिकारीगण बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। भारत सरकार के गृह सचिव रिस्ले ने 6 दिसंबर 1904 को एक आधिकारिक टिप्पणी में लिखा, एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों में दिशाएं अलग अलग होंगी। यहाँ बात कांग्रेस के नेता महसूस करते थे। उनकी आशंकाएं पूरी तरह से सही हैं और इस योजना के महत्व इसी में है। हमारा एक उद्देश्य हमारे शासन के विरोधियों को तोड़ना, इस प्रकार उन्हें कमजोर करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने विभाजन का जमकर विरोध किया। बंगाल के भीतर जमींदारी, व्यापारी, वकील, छात्र, नगरों के गरीब लोग, स्त्रियां तक समाज के विभिन्न वर्ग अपने प्रांत के विभाजन के विरोध में स्त्रुप ढंग से उठ खड़े हुए। राष्ट्रवादियों ने बंगाल के विभाजन को एक प्रशासनीय नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा। उन्होंने इस बंगाल को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास किया। धार्मिक आधार पर इसलिए कि पूर्वी भाग में मुसलमानों और पश्चिम में हिंदुओं का बहुमत था। उन्होंने समझा कि इस प्रकार बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर और नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। इसने
बंगाली भाषा और संस्कृत को जबरदस्त धक्का लगा। उनका तर्क था कि प्रशासन में कुशलता लाने के लिए हिंदी भाषी बिहार और उड़िया भाषी उड़ीसा प्रांत को बंगाली भाषी क्षेत्र से अलग किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें सरकार के यह कदम जनता की पूरी उपेक्षा करके उठाया। विभाजन के खिलाफ बंगाल के विरोध को तीव्रता के कारण इसने बहुत संवेदनशील जनता की भावनाओं को चोट पहुंचाई। बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन बंगाल के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग में। आरंभ में इसके प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी नेता थे, मगर बाद में इसका नेतृत्व उग्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल कर किया। वास्तव में आंदोलन के दौरान नमपंथी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ने एक दूसरे को सहयोग किया। बंगाल विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस सभा के बाद प्रतिनिधि आंदोलन को फैलाने के लिए पूरे प्रांत फैल गए। विभाजन 18 अक्टूबर 1905 को लागू किया। आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उस दिन लोगों ने उपवास रखे। कलकत्ता में हड़ताल हुई। लोग बहुत ही तगड़े ही नंगे पैरों चढ़ के गंगा में स्नान करने पहुंचे। इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा, जिस पर सड़कों में जुलूसों में शामिल होने जाती थी। बाद में गीत को बांग्लादेश में 1771 में अपनी मुक्ति के बाद राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। कलकत्ता के सड़कों पर वंदे मातरम की आवाज़ गूंज उठे। यह गीत रातों रात बंगाल का राष्ट्रीय गान बनाया। बाद में यही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। रक्षाबंधन के उत्सव का एक नए ढंग से उपयोग किया गया। बंगालियों और बंगाल के 2 टुकड़ों की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों की एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। दोपहर को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बोस ने बंगाल की अटूट एकता जताने के लिए फेडरेशन हॉल की बुनियाद रखी। इस अवसर पर उन्होंने 50,000 लोगों की सभा को संबोधित किया। स्वदेशी और बहिष्कार बंगाल के नेताओं को लगा केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभा और प्रस्तावों से शासकों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए और भी सकारात्मक उपाय करने होंगे जिससे जनता की भावनाओं की तीव्रता का अच्छी तरह से पता चले। इसका परिणाम था स्वदेशी और बहिष्कार। पूरे बंगाल में जनसभाएं की गई। उनमें स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय किए गए, शपथ लिए गए। अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जला गई और विदेशी कपड़े बेचने वाले दुकानों पर धरने दिए गए। स्वदेशी आंदोलन को व्यापक सफलता मिली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार स्वदेशी जब शक्तिमान था तब हमारे सामाजिक और परिवार जीवन के पूरे ताने बाने को प्रभावित किया। अगर विवाहों में ऐसी विदेशी वस्तु उपहार में दी जाती तो जिनके समान वस्तुएं देश में बन पाती तो वो लौटा दी जाती। पुरोहित अक्सर ऐसे समारोह में धार्मिक कार्य रविन्द्रनाथ ठाकुर तक एक विदेशी स्टोर खुलाने में सहायता करी। संस्कृति के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन के अनेक परिणाम सामने आए। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद, मुकुंद दास ने देशभक्ति में जो गीत थे वो बंगाल में आज भी गाए जाते हैं। उन दिनों आत्मनिर्भरता के लिए और एक रचनात्मक उपाय किया गया था। यह था राष्ट्रवादी शिक्षा। साहित्य, तकनीकी और शारीरिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं स्थापित की, क्योंकि वह शिक्षा की तत्कालीन प्रणाली को राष्ट्रवाद से विमुख करने वाली कम से कम अपर्याप्त मानते थे। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज का प्रारंभ किया जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। ईश्वर को भेंट देने में विदेशी वस्तु दी जाती थी। उत्सव पर विदेशी नमक या चीनी नमक का उपयोग किया जाता था और मेहमान लोग इनकार कर देते थे। स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष था आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर का मतलब था राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान, आत्मनिर्भरता की घोषणा। ठीक है, घोषणा। आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ था उद्योगों और उद्यमियों को बढ़ावा देना। अनेक कपड़े मिलों, साबुन और माचिस के कारखानों, हैंडलूम के उद्योग, राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनी खोला। आचार्य PC राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना की। महान कवि, ठीक है, ये उतना ही है।
छात्रों और मुसलमानों ने जनता को स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका बंगाल में युवकों ने निभाई। स्वदेशी का प्रयोग प्रचार किया, विदेशी वस्तु बेचने दुकानों के आगे धरने आयोजित करने के आगे रहे। सरकार ने छात्रों को दबाने की हर संभव कोशिश की। जिन स्कूलों और कॉलेजों में छात्र विदेशी स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय हो उन्हें दंडित करने के लिए आदेश जारी किए गए। उन्हें प्राप्त करने के लिए सहायता विशेष अधिकार छीन लिए गए। उन्हें विश्वविद्यालय से असंबद्ध कर दिया गया। उनके छात्रों को छात्रवृत्ति की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया तथा उन्हें हर सरकारी नौकरी से वंचित रखने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के लिए दोषी छात्रों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाइयाँ की गई। अनेकों पर जुर्माने लगाए गए। अनेक स्कूलों कॉलेज से निकाल दिया गया, गिरफ्तार किए गए। कभी कभी पुलिस द्वारा लाठियों से भी पीटा जाता था। फिर भी छात्रों ने झुकने से इनकार कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बात इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यवर्गीय सदियों में घरों में कैद महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुई। इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन में बराबर सक्रिय रही। अनेक प्रमुख मुसलमान नागरिकों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। इसमें प्रसिद्ध वकील अब्सुरुद्दीन रोकप्री, आंदोलनकारी लियाकत हुसैन और व्यापारी गजनवी प्रमुख थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक क्रांतिकारी आतंकवादी संगठन में शामिल हुए। फिर भी मध्य और उच्च वर्गों में अनेक दूसरे मुसलमान आंदोलन से अलग रहे। ढाका के नवाब के नेतृत्व में 14 लाख रुपए का एक ऋण दिया गया था। इस आधार पर विभाजन का समर्थन किया गया। पूरी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत होगा। ढाका के नवाब और दूसरों को सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाने से अधिकारियों ने प्रोत्साहित किया। ढाका में भाषण करते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि बंगाल के विभाजन का एक कारण था कि पूर्वी बंगाल मुसलमानों ऐसी एकता स्थापित की जाए जैसे कि पुराने मुसलमान सूबेदार और सम्राट के समय देखने को नहीं मिली है। आंदोलन का अखिल भारतीय चरित्र, स्वदेशी और स्वराज की गूंज जल्द ही एक देश से दूसरे प्रांतों में गूंजने लगी। बम्बई, मद्रास, उत्तर भारत में बंगाल की एकता के समर्थन और विदेशी मालों के बहिष्कार के आंदोलन चलाए गए। स्वदेशी आंदोलन को देश के दूसरे भाग तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका तिलक की रही। तिलक ने जल्द ही समझ लिया था कि बंगाल में इस आंदोलन के उभरने के कारण भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन संघर्ष चलाने और तथा आपसी सहानुभूति के बंधन में पूरे देश को बांधने की चुनौती सामने थी और ये एक अच्छा अवसर था। उग्र राष्ट्रवाद का विकास, विभाजन विरोधी आंदोलन की कमान जल्दी तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में पहुंच गई। इसके अनेक कारण थे। प्रथम, नरमपंथियों के नेतृत्व के पहल के विरोधी में आंदोलन कोई खास परिणाम नहीं निकला। यहाँ तक कि नरमपंथी जिस उदारवादी भारत सचिव लॉर्ड मिलने की बहुत आशाएं लगाए बैठे हुए थे, उसने भी कह दिया था कि विभाजन अब एक अंतिम सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। दूसरे, बंगाल के दोनों भागों में खासकर पूर्वी बंगाल में सरकार ने हिंदू और मुसलमानों को फूट डालने के बड़े प्रयत्न करे। बंगाल में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य के बीच इसी समय पड़े। इससे राष्ट्रवादियों का जी खट्टा हो गया, लेकिन आम जनता का जुझारू और क्रांतिकारी राजनीतिक की ओर से जिस बात से सबसे अधिक धकेला थी यह थी सरकार की दमन की नीति। खासकर पूर्वी बंगाल की सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने की बहुत कोशिश की। स्वदेशी आंदोलन में छात्रों में भाग लेने के रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। पूर्वी बंगाल में सड़कों पर वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जनसभाओं को सीमित कर दिया गया। कभी कभी उनकी अनुमति भी नहीं दी जाती थी। प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए भी कानून बनाए गए। स्वदेशी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए। उन्हें लंबी लंबी जेल सजाएं दी गई। सैनिक पुलिस लगा दी गई। वहाँ जनता से भी उनकी झड़पें हुई। दमन की सबसे बदनाम मिसलाओं में से एक है अप्रैल 1906 में बारी साल में आयोजित बंगाल प्रांतीय सम्मेलन में पुलिस का हमला। अनेक युवक स्वयं सेवकों को बुरी तरह से पीटा गया। सम्मेलन को जबरदस्ती भंग कर दिया गया। दिसंबर 1908 में बंगाल के 9 नेताओं को देश बाहर कर दिया गया। इनमें आदरणीय नेता कृष्ण कुमार मित्र, अश्विनी कुमार दत्त थे। इसके पहले 1907 में पंजाब में नहरी इलाकों में हुए दंगों के बाद लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को देश बाहर कर दिए गए थे। 1908 में महान नेता तिलक को दोबारा गिरफ्तार करके 6 वर्ष जेल की वर्षियाना सजा दी गई। मद्रास में चिदंबर पिल्ले और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव तथा दूसरे लोग बंदी बना लिए गए।
जब उग्र राष्ट्रवादियों ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वो सरकार के साथ सहयोग न करे, सरकारी सेवाओं, अदालतों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, नगर पालिका और विधानमंडलों का बहिष्कार करे। अर्थात अरविंद कुमार घोष के शब्दों में वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चल सकना असंभव बना दे। उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी और विभाजन विरोधी नीतियों को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की, विदेशी शासन से मुक्ति का नारा दिया। अरविंद कुमार घोष ने खुलकर घोषणा की, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। इस तरह से बंगाल के विभाजन का प्रश्न गौण हो गया। भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न भारतीय राजनीति का केंद्रीय प्रश्न बन गया। उग्र राष्ट्रवादी ने आत्मबल का आह्वान भी किया, इसके बिना कोई भी महान उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर यह भी बात याद रखनी चाहिए कि उग्र राष्ट्रवादी भी जनता के नकारात्मक में असफल रहे। आंदोलन चलाने के लिए आवश्यक कुशल नेतृत्व और कुशल संगठन नहीं दे सके। उन्होंने जनता को जागृत तो कर दिया, मगर यह नहीं समझ सके कि जनता की इस नई निकली शक्ति का उपयोग कैसे करें। राजनीतिक संघर्ष के नए रूप क्या हो, निष्काम प्रतिरोध और असहयोग विचार मात्र बनकर रह गया। देश की वास्तविक जनता अर्थात किसानों तक पहुंचने में असफल रहे। उनका आंदोलन नगरों में निम्न और मध्यम वर्गों, जमींदारी तक सीमित रहा। 1908 के अंत तक उनकी राजनीतिक एक बंद गली में समा चुकी थी। फलस्वरूप उन दबाने में सरकार काफ़ी हद तक सफल रही। उनका आंदोलन उनके प्रमुख नेता तिलक की गिरफ्तारी तथा विपिन चंद्र पाल और अरविंद कुमार घोष जैसे सक्रिय राजनीति से संन्यास का धक्का नहीं झेल सका, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार दबा न सका। जनता पुरानी नींद से जाग चुकी थी। राजनीति में निर्भीक और दिलेर रवैया दिल अपना सीख चुकी थी। उसने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ लिया था। जनता की लामबंदी और राजनीतिक कार्रवाई के रूप को समझ लिया था। अब उसे नया आंदोलन उभरने की प्रतीक्षा थी। इसके अलावा अपने अनुभव से जनता ने कीमती सबक लिया। गांधी जी के बाद लिखा गया था, विभाजन के बाद जनता ने समझ लिया था कि प्रार्थना पत्रों के पीछे कुछ शक्ति भी होनी चाहिए। यह कष्ट उठाने में समर्थ बनाना चाहिए। वास्तव में विभाजन विरोधी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रवाद में एक और महान और क्रांतिकारी परिवर्तन आया। बाद के राष्ट्रीय आंदोलन ने इस पूंजी का खूब उपयोग किया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास, सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा जैसी बातों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। बंगाल के युवकों ने देखा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध और राजनीतिक कार्यवाही के सारे रास्ते बंद हैं। हताश होकर उन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी कार्यों और बम की राजनीति का सहारा लिया। उन्हें अब भरोसा नहीं रहा था कि निष्क्रिय प्रतिरोध से राष्ट्रवादी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि बारिसाल सम्मेलन के बाद समाचार पत्र युगांतर ने 22 अप्रैल 1906 को लिखा था कि समस्या का समाधान जनता के अपने हाथों में है। उत्पीड़न की इस अभिशाप को रोकने के लिए भारत में 30 करोड़ लोगों ने अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाए होंगे। ताकत का सामना ताकत से करना होगा, लेकिन इन क्रांतिकारी युवकों ने जन क्रांति लाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आयरलैंड के आतंकवादी और रूसी ध्वंसवादियों की विधियों को अपनाने का फैसला किया। अलोकप्रिय अधिकारियों को वध किया। हालांकि इस सिलसिले का प्रारंभ 1897 में ही हो चुका था, जब चापेकर भाइयों ने पूना में 2 बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों का वध कर डाला था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी नामक एक गुप्त संगठन बनाया। 1905 के बाद अनेक समाचार पत्रों क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे थे। इनमें बंगाल के संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र के काल प्रमुख थे। दिसंबर 1907 में बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जान से मारने की कोशिश की गई। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक बागी पर बम फेंका। वे जिससे समझते थे जिसमें बदनाम जज किंग्सफोर्ड बैठा है। बाद में प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी आतंकवाद का आंदोलन अब प्रारंभ हो चुका था। आतंकवादी युवकों ने अपनी अनेक गुप्त संस्थाएं बन गई थीं।
सबसे प्रमुख थी अनुशीलन समिति, जिसके द्वारा ढाका खंड की अकेली 500 शाखाएं थी। क्रांतिकारी आतंकवादी समितियां जल्द ही देश के दूसरे भागों में सक्रिय हो गई, जिनका हौसला इतना बढ़ चुका था कि जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली पर एक सरकारी जुलूस के हाथी पर बैठा, तब उसने उन्हों पर बम फेंका, जिसमें हमले में वायसराय घायल हो गया। क्रांतिकारी ने अपनी गतिविधियों के केंद्र विदेशों में भी खोले। इसकी पहल लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और हरदयाल ने की, जबकि यूरोप में उसके प्रमुख नेता माधव भिकाजी कामा और अजीत सिंह थे। आतंकवादी आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वास्तव में एक राजनीतिक शस्त्र के रूप में आतंकवाद की असफलता निश्चित थी। इसने जनता को गतिमान नहीं बनाया। वास्तव में जनता में इसका कोई आधार न था, लेकिन भारत में राष्ट्रवाद के विकास में आतंकवादियों का बहुमूल्य योगदान रहा। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा है, उन्होंने हमें अपने मनुष्य चरित्र पर गर्व करना फिर से सिखाया। हालांकि राजनीतिक रूप से चेतन अधिकांश लोग आतंकवादियों के राजनीतिक दृष्टिकोण के सहमत न थे, फिर भी आतंकवादी अपनी वीरता के कारण देशवासियों में बेहद लोकप्रिय हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भंग विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। विभाजन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी भाग एक हो गए। वर्ष 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने विभाजन की और कर्जन की प्रतिज्ञावादी शासन की खुलकर निंदा की। राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया। नरमपंथी गरमपंथी राष्ट्रवादियों के बीच जमकर सार्वजनिक बहसें हुई। मतभेद उपरे। गरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर देश में फैला और औपनिवेश सरकार के साथ किसी भी रूप में जुड़ने का बहिष्कार करना चाहते थे। नरमपंथी बहिष्कार को बंगाल तक, वहाँ भी केवल विदेशी मामलों तक सीमित रखना चाहते थे। 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोनों दलों में रस्साकशी हुई। अंत में समझौता दादाभाई नौरोजी के नाम पर हुआ, जिन्हें सभी राष्ट्रवादी एक महान देशभक्त मानते थे। दादाभाई ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह स्वशासन और स्वराज्य है। इस घोषणा ने राष्ट्रवादी में बिजली की लहर सी दौड़ा दी, लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन के दोनों भागों में मतभेद को बहुत समय तक दबाकर नहीं रखा जा सका। अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादी घटनाओं के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चल सके। वे यह नहीं समझ सके कि जिस दृष्टिकोण और जिन विधियों के पीछे एक ठोस लक्ष्य प्राप्त किया था, अब आगे के लिए पर्याप्त नहीं रह गए हैं। वे राष्ट्रीय आंदोलन के नए चरण तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी ओर उग्र राष्ट्रवादियों को रोका जाना पसंद न था। अंत में दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस दो टुकड़े हो गए। नरमपंथी नेता कांग्रेस संगठन पर कब्जा करने और उसमें गर्मपंथियों को निकासित करने में सफल रहे। अंततः इस विभाजन का लाभ किसी को दल को भी नहीं हुआ। नरमपंथी नेताओं का राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ियों से संपर्क टूट गया। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो का खेल खूब खेला। उन्होंने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों का दमन किया, ताकि उन्होंने नरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। नरमपंथी राष्ट्रवादी को खुश करने के लिए 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। इसी कानून को 1909 के माले-मुंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन समाप्त कर देने की घोषणा की। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल फिर से मिला दिए गए। बिहार और उड़ीसा नाम से एक प्रांत अलग से बना दिया गया। इसी के साथ केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई गई। माले-मिंटो सुधार में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने गए सदस्यों की संख्या बढ़ी, लेकिन ऐसे अधिकांश सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था। अर्थात इंपीरियल काउंसिल के मामले में प्रांतीय परिषदों के द्वारा, प्रांतीय परिषदों के मामले में नगर पालिकाओं और जिला परिषद द्वारा चुने गए सदस्य कुछ सीटें जमींदार और भारत में रह रहे ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए आरक्षित थे। उदाहरण के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 68 सदस्यों में 36 अधिकारी होते थे, 5 नामजद सदस्य होते थे जो अधिकारी नहीं होते थे। शेष 27 चुने हुए होते थे, जिनमें से 6 बड़े जमींदार और 2 ब्रिटिश पूंजीपति प्रतिनिधि होते थे। इसके अलावा सुधार के बाद ये परिषदें वास्तविक शक्ति से वंचित होते थे, केवल सलाहकार समिति का काम करती थी। इन सुधारों से ब्रिटिश शासन के लोकतंत्र विरोधी और विदेशी चरित्र या विदेशियों के द्वारा देश के आर्थिक शोषण में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वास्तव में भारतीय प्रशासन को लोकतांत्रिक स्वरूप देना उनका उद्देश्य था ही नहीं।
इस समय माले ने खुलकर कहा कि अगर यह कहा जा रहा है कि वर्तमान सुधार प्रत्यक्ष व अनिवार्य रूप से भारतीय संसदीय प्रणाली की स्थापना की ओर हम ले जाएंगे, कम से कम मेरा इनमें से कुछ लेना देना नहीं होगा। भारत सचिव के रूप में उसकी स्थान लेने वाले लॉर्ड क्रेव ने 1912 में स्थिति और साफ कर दी। भारत में एक ऐसा वर्ग था जो स्वशासन का आसन लिए हुए था, जैसा कि दूसरे डोमिनियनों को दी गई है। मैं भारत के लिए इस तरह का कोई भविष्य नहीं देखता। 1909 के सुधारों के वास्तविक उद्देश्य नरमपंथियों को भ्रमित करना था, राष्ट्रवादियों में फूट डालना था, भारतीयों के बीच एकता को गढ़ने से रोकना था। इन सुधारों में अलग अलग चुनाव मंडलों की प्रणाली भी आरंभ की गई। इनमें सभी मुसलमानों को मिलाकर उनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए। इन क्षेत्रों में केवल मुसलमान ही चुने जा सकते थे। यह काम अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा के नाम पर किया गया था, पर वास्तव में हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने और भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने की नीति का ही अंग था। अलग अलग चुनाव मंडलों की यह प्रणाली इस धारणा पर आधारित थी कि हिंदू और मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक हित अलग अलग है। यह अवैज्ञानिक धारणा थी, क्योंकि धर्म कभी राजनीतिक या आर्थिक हित या राजनीतिक संगठन का आधार नहीं हो सकता। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह बात है कि इस प्रणाली के व्यवहार में बहुत घातक परिणाम निकले। इसने भारत के एकीकरण के निरंतर ऐतिहासिक प्रक्रिया में बाधा खड़ी की। यह प्रणाली देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के संप्रदाय के विकास का प्रमुख कारण बना सिद्ध हुआ। मध्यम वर्गीय मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तथा इस प्रकार उनको भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में शामिल करने के बजाय अलग अलग चुनाव मंडलों की इस प्रणाली ने विकसित होते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन में उनके अलगाव को और स्थायी बनाया। इसने अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ाया। इसने हिंदू मुसलमान सभी भारतीयों के साझी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से लोगों को रोका। नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने माल्य मिंटो सुधार को पूरा समर्थन नहीं दिया। जल्द ही उन्हें लगने लगा कि इन सुधारों से बहुत अधिक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी सुधारों को लागू करने के लिए उन्होंने सरकार से सहयोग का निर्णय लिया। सरकार से यह सहयोग उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम का विरोध उनके लिए बहुत महंगा सिद्ध हुआ। धीरे धीरे जनता में उनकी प्रतिष्ठा और समर्थन कम होते गए और वे एक मामूली से राजनीतिक समूह बनकर रह गए। सांप्रदायिकता का विकास 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ सांप्रदायिकता ने भी सिर उठा दिया और इसके कारण भारतीय जनता और राष्ट्रवादी आंदोलन की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ। इसके पहले कि हम संप्रदाय के उदय और विकास का वर्णन करें, इस शब्द की परिभाषा कर लेना उचित है। सांप्रदायिकता मूल रूप से एक विचारधारा है। सांप्रदायिकता दंगे इस विचारधारा के अनेक परिणामों में से केवल एक परिणाम है। सांप्रदायिकता इस विश्वास का नाम है चूँकि कुछ लोग किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं, इसलिए उसके पार्थिव अर्थात सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हित भी समान होते हैं। यह इस विश्वास का नाम है। बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग विशिष्ट समुदाय हैं। किसी धर्म को मानने वाले सामाजिक हित ही नहीं बल्कि पार्थिव हित भी समान होते हैं। भारतीय राष्ट्र के नाम पर कोई वस्तु ना हो सकती ना हो सकती है, बल्कि इसके बजाय यहाँ पर हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र आदि हैं। उपरोक्त कारण से धार्मिक समुदाय का एक महासंघ मात्र है। सांप्रदायिकता में यह दूसरी धारणा भी नहीं थी। किसी धर्म के अनुयायियों के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक हित किसी दूसरे धर्म के मानने वाले हितों से भिन्न होते हैं। सांप्रदायिकता का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब विभिन्न धर्मों के अनुयायी या विभिन्न धार्मिक समुदाय के हितों को परस्पर विधि और शत्रुतापूर्ण समझा जाता है। इस चरण में सांप्रदायिक वह दावा करते हैं जो हिंदू और मुसलमानों के प्राथमिक हित समान नहीं हो सकते। उनके प्राथमिक हितों का एक दूसरे से टकराना निश्चित है। यह बात सही नहीं है कि सांप्रदायिकता मध्यकाल का अवशेष है। यह तब से चला आ रहा है जब हजारों धर्म के लोगों जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। धर्मों को लेकर कभी कभी वे झगड़ते भी रहे हैं। फिर भी 1830 के दशक में पहले तक शायद ही किसी सांप्रदायिक विचारधारा या सांप्रदायिक राजनीति का अस्तित्व रहा हो। सांप्रदायिकता एक आधुनिक प्रवृत्ति है जिसके जड़ें आधुनिक औपनिवेशिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचना में निहित है। सांप्रदायिकता का उदय जनता और उसकी भागीदारी पर आधारित एक नई आधुनिक राजनीति का परिणाम है, जिसके कारण जनता में व्यापक संबंध बनाने और उसकी आस्था जीतने नई पहचान कायम करने की आवश्यकता उत्पन्न है। यह प्रक्रिया अनिवार्यता कठिन, धीमी और जटिल रही है। इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्र वर्ग और सांस्कृतिक भाषाई पहचानों के आधुनिक विचारक उदय प्रसार आवश्यक है और अपरिचित होने का ये नई पहचानें धीरे धीरे
धीमे धीमे उतार चढ़ाव के साथ विकसित हुई है। अक्सर बेशतर लोग नई वास्तविकता को समझने, व्यापक संबंध बनाने और नई पहचान कामने करने के लिए जाति, स्थान, पंथ, धर्म की पुरानी और परिचित पहचानों का उपयोग करते आ रहे हैं। ऐसा पूरी दुनिया में हुआ है। धीरे धीरे राष्ट्र, जाति और वर्ग की नई आधुनिक और ऐतिहासिक रूप से पहचान अवश्य स्थापित हुई है। दुर्भाग्य से भारत में अनेक दशकों के बाद यह प्रक्रिया अभी तक अधूरी है, क्योंकि जैसा ही कहा जा चुका है, भारत पिछले 150 वर्षों में भी इससे अधिक समय तक एक निर्माणाधीन राष्ट्र बना रहा है। खासकर धार्मिक चेतना के कुछ भागों और जनता के कुछ वर्गों में सांप्रदायिक चेतना बनकर रह गई है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ? आधुनिक राजनीतिक चेतना खासतौर पर भारत में मुसलमानों में देर से विकसित हुई है। निम्न मध्यम वर्गीय हिंदू और पारसियों में राष्ट्रवाद का प्रसार तो हुआ, पर उसी वर्ग के मुसलमानों उतनी तेजी से नहीं बढ़ सका। जैसा कि हम देखते हैं, 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वास्तव में विद्रोह को चलने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों को खास तौर पर बदला चुकाया था। अकेले दिल्ली में 27,000 मुसलमान फांसी पर लटका दिए गए थे। इसके बाद मुसलमानों को लगातार शंका की दृष्टि से देखा जाता रहा है। 1870 के दशक में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय से ब्रिटिश राजनेता भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व लेकर चिंतित हो उठे। देश में एकजुट राष्ट्रीय भावना के विकास को रोकने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति और भी सक्रियता से काम करने लगी। जनता को धार्मिक आधारों पर बांटने, अर्थात दूसरे शब्दों में भारत की राजनीतिक और सांप्रदायिक और अलगाववाद प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया। इस कारण से उन्होंने मुसलमानों के मसीहा के रूप में सामने आए। मुसलमान जमींदारों, भूस्वामियों और नवशिक्षित वर्गों में अपनी तरफ खींचने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय साम्राज्य में दूसरी तरह से फूट भी डाली। बंगाली वर्चस्व का नाम लेकर उन्होंने प्रांतवाद को हवा दी। अब ब्राह्मणवादियों, ब्राह्मणों से निचली जातियों का ऊंची जातियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्हें जाति प्रथा का इस्तेमाल करने की कोशिशें भी। संयुक्त प्रांत और बिहार में हिंदू और मुसलमान हमेशा के लिए शांतिपूर्वक रहते आए हैं। उन्होंने हिंदू को हटाकर हिंदी को राजभाषा के पद दिए जाने के आंदोलन का खुलकर प्रोत्साहन किया। दो शब्दों में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की उचित मांगों का भी भारतीय जनता ने फूट डालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। औपनिवेशिक सरकार में हिंदू, मुसलमानों और सिखों को अलग अलग समुदाय माना। उन्होंने सांप्रदायिक नेता को उनके सहधर्मियों में वास्तविक प्रति मानने में कोई देर नहीं लगाई। उन्होंने प्रेस, पुस्तिकाओं, पोस्टरों, साहित्य और सार्वजनिक मंचों पर जहरीले सांप्रदायिक विचार और सांप्रदायिक घृणा फैलाने की पूरी छीट दी। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों, लेखकों आदि को जिस तरह अक्सर पीड़ित किया जाता था, यह बात उसके ठीक विपरीत है। धार्मिक अलगाववाद की प्रवृत्ति के विकास में सैयद अहमद खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैयद अहमद खान एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे, मगर अपने जीवन के अंतिम दिनों में रूढ़िवादी विचारों के हो गए। 1880 के दशक के पहले के विचारों को छोड़कर अपनी घोषणा की, हिंदू और मुसलमानों के राजनीतिक हित समान न होकर भी भिन्न भिन्न एकदम अलग अलग हैं, और इस प्रकार उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता की नींव डाली। उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण भक्ति का उपदेश भी दिया। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उन्होंने इसका प्रतिरोध करने के लिए बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी का आंदोलन चलाने का निश्चय किया। अब वे यह कहने लगे थे कि चूंकि हिंदू भारतीय जनता का बहुमत भाग है, इसलिए ब्रिटिश शासन के कमजोर पड़ने या समाप्त होने पर मुसलमानों को दबाकर रखेंगे। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वह बरुद्दीन तहजीब की कांग्रेस की सरकार में शामिल होने की अपील पर कोई ध्यान न दें। ये विचार निस्संदेह अवैज्ञानिक, अवास्तविक है। हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्मों को मानते अवश्य हैं, फिर भी इसके कारण उनके आर्थिक राजनीतिक हित अलग अलग न थे। भाषा, संस्कृति, जाति, वर्ग, सामाजिक स्थिति, खान पान, वस्त्र परिधान, सामाजिक कृत्यों आदि में हिंदू अपने साथियों हिंदुओं और मुसलमान दूसरे हिंदू भाइयों से अलग थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू और मुसलमान जनता वर्गों में समान जीवन प्रणालियों विकसित कर ली थी। एक बंगाली मुसलमान और एक पंजाबी मुसलमान की तुलना में एक बंगाली मुसलमान और एक बंगाली हिंदू में बहुत सी बातें साझी थीं। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्यवाद हिंदू मुस्लिम दोनों के बराबर और मिलकर दमन और शोषण कर रहा था। यहाँ तक कि 1884 में सर अहमद खान ने भी लिखा था, क्या आप एक ही देश में नहीं रहते?
क्या आप एक ही धरती पर जला दफला नहीं जाते? क्या आप एक ही ज़मीन पर नहीं चलते? एक ही मिट्टी पर नहीं रहते? याद रखिए, हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक अंतर के लिए है, वरना सभी लोग हिंदू हों या मुसलमान, सब बल्कि इसी देश में रहने वाले ईसाई भी खास करके अर्थ में एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। इसलिए इन सभी मतों को एक राष्ट्र कहा जा सकता है। इसलिए देश जो सबका देश है, उसके लिए पहले एक एक व्यक्ति को एकता के सूत्र में बन जाना चाहिए। तो प्रश्न यह है कि मुसलमानों को सांप्रदायिक और अलगाववाद विचार प्रवृत्ति कैसे विकसित हुई? कुछ हद तक इसका कारण शिक्षा, व्यापार और उद्योग में मुसलमानों का तुलनात्मक पिछड़ापन है। मुस्लिम उच्च वर्गों में अधिकांशतः जमींदार अभिजात वर्ग थे। चूँकि 19वीं सदी में पहले 70 वर्षों में उच्च वर्ग के मुसलमान बहुत ब्रिटिश विरोधी, रूढ़िवादी और आधुनिक शिक्षा के दुश्मन थे, इसलिए देश में शिक्षित मुसलमानों की संख्या बहुत कम रही है। फलस्वरूप आधुनिक पश्चिमी विचार, जिनका आधार विज्ञान, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद था, मुसलमान बुद्धिजीवी में नहीं फैले। वे परंपरा के दास और पिछड़े बने रहे। बाद में सैयद अहमद खान, नवाब अब्दुल लतीफ़, फरुद्दीन तबजी, दूसरे लोगों के प्रयासों के कारण मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, लेकिन मुसलमानों में शिक्षित वर्गों में भाग में हिंदू, पारसी और ईसाई में बहुत कम था। इस तरह उद्योग, व्यापार और विकास में मुसलमानों का भी कम हाथ रहा। मुसलमानों में शिक्षित उद्योगपति, व्यापारियों की कम संख्या के कारण प्रतिक्रियावादी बड़े जमींदार मुस्लिम जनता पर अपना प्रभाव बनाने रखने में सफल रहे। जैसा कि हम देख चुके हैं, भूस्वामी जमींदार चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अपने स्वार्थ के कारण ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे। हिंदू में आधुनिक बुद्धिजीवियों तथा उभरते हुए व्यापारी उद्योगपति वर्ग ने जमींदारों से नेतृत्व छीन लिया। दुर्भाग्यवश मुसलमानों की स्थिति इसके ठीक विपरीत रही। मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन का एक और घातक परिणाम हुआ। चूँकि सरकारी नौकरियां या तो व्यवसाय के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक थी, या फिर इन क्षेत्रों में मुसलमान दूसरों से पीछे रहे। इसके अलावा मुसलमानों को 1857 में की बगावत के लिए प्रमुख जिम्मेदार मानकर सरकार उनके खिलाफ 1858 में जानबूझकर भेदभाव करती आ रही थी। जब मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा कुछ फैली, तब भी एक शिक्षित मुसलमान के सामने व्यवसाय और व्यापार बहुत कम अवसर थे। तब यह अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी का मुंह देखता था। और कुछ भी हो, एक पिछड़ा उपनिवेश होने के कारण भारत में जनता के लिए रोजगार के बहुत कम अवसर थे। इन हालात में ब्रिटिश अधिकारियों और जी हजूर मुसलमान नेताओं के लिए शिक्षित मुसलमानों को शिक्षित हिंदुओं के खिलाफ भड़काना बहुत आसान था। सैयद अहमद खान दूसरे ने ये मांग उठाई कि सरकारी नौकरी में मुसलमानों के साथ खास व्यवहार किया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर शिक्षित मुसलमान ब्रिटिश शासन के वफादार रहे तो सरकार नौकरी और दूसरे विशेष कृपाओं में इनका समुचित पुरस्कार देगी। कुछ जी हुजूर हिंदू और पारसी इस तरह के तर्क देने की कोशिश करते थे, मगर वे हमेशा मामूली अल्पमत ही बने रहे। नतीजा यह हुआ, जब भी पूरे पैमाने पर स्वतंत्र और राष्ट्रवादी वकील, पत्रकार, छात्र, व्यापारी, उद्योगपति राजनीतिक नेता बन रहे थे, तब भी मुसलमानों में वफादार जमींदार और सेवानिवृत्त सरकार नौकर ही राजनीतिक जनमत को प्रभावित करे थे। बम्बई वह पहला प्रांत था जहां बहुत पहले से मुसलमानों ने व्यापार और शिक्षा को अपनाया था, और वहां राष्ट्रीय कांग्रेस के कतारों में फरुद्दीन तबजी, R.M. साहनी, ए भीमजी, युवा वकील मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रतिभाशाली मुसलमान मौजूद थे। समस्या के इस पक्ष को संक्षेप में सामने रखने के लिए हम जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज का उदाहरण देते हैं। हिंदू और मुसलमान मध्य वर्गों के विकास में पीढ़ी या इससे कुछ अधिक समय तक अंतर रहा है। यह अंतर आज भी अनेक राजनीतिक, आर्थिक और दूसरी दिशाओं में दिखाई दे रहा है। यही वह पिछड़ापन है जो मुसलमानों में भय की मानसिकता पैदा करता है। इतिहास का छात्र होने के नाते हम यह भी जानना चाहिए कि उन दिनों स्कूलों और कॉलेजों में जिस तरह भारतीय इतिहास की शिक्षा दी जाती, उसके कारण शिक्षित हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक भावना का विकास हुआ। ब्रिटिश इतिहासकारों और उनका अनुकरण करने वाले भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा। तुर्क, अफगान, मुगल शासकों के शासक को मुस्लिम शासन कहा गया। मुस्लिम जनता भी हिंदू जनता जितनी ही पीड़ित और करों के बोझ की दबी थी, और हम दोनों को शासक को दरबारी, सरदार और हिंदू जमींदार, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, एक समान अपमान की दृष्टि से देखते हैं तथा उन्हें कीड़े मकोड़े समझते थे। फिर भी इन लेखकों ने ऐलान किया कि मध्यकालीन भारत में सारे मुसलमान शासक थे और सारे गैर मुसलमान शासित थे। यह बात सामने न ला सके
कि हर जगह की तरह भारत में प्राचीन और मध्यकाल युग में राजनीति का आधार आर्थिक और राजनीतिक हित थे, न कि धार्मिक विचार। शासकों और विद्रोही दोनों ने धर्म का उपयोग अपने भौतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं को छिपाने के लिए एक बाहरी खोल के रूप में किया था। इसके अलावा ब्रिटिश सांप्रदायिक इतिहासकारों ने भारत में एक समन्वित संस्कृति की धारणा पर भी जोर की। निश्चित ही भारत में उन अनेक प्रकार की संस्कृतियां मौजूद थी, लेकिन इस विविधता का कोई धार्मिक आधार न था। किसी एक क्षेत्र के लोगों तथा एक ही क्षेत्र के उच्च और निम्न वर्गों के साझे सांस्कृतिक आचार विचार होते थे। फिर भी सांप्रदायिक इतिहासकारों का दावा था कि भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का अलग थलग अस्तित्व है। इतिहास के प्रति हिंदू सांप्रदायिक दृष्टिकोण भ्रामक धारणा का भी सहारा लेता होता था। भारतीय समाज और संस्कृति प्राचीन काल से ही महानता और आदर्श ऊंचाइयों पर विराजमान थी, पर मध्यकाल में मुस्लिम शासन और प्रभुत्व के कारण उसका निरंतर पतन प्रारंभ हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी, धर्म, दर्शन, कला और साहित्य, संस्कृति, समाज, फलों, सब्जियों और वस्तु मध्यकाल में बुनियादी योगदान था, उसे नकारा जाने लगा। इस बात का अनेक समकालीन प्रेक्षकों तरफ देखा समझा गया। उदाहरण के लिए गांधी लिखते हैं कि जब स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास की पाठ्यपुस्तक द्वारा अनंत विकृत इतिहास पाया जाता था, तब सांप्रदायिक सद्भाव स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता था। साथ ही इतिहास के प्रति सांप्रदायिक दृष्टिकोण को कविता, नाटकों, ऐतिहासिक उपन्यासों, कहानियों, समाचार पत्रों व लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं, बच्चों की पुस्तिका और सबसे बढ़कर सार्वजनिक मंचों पर मौखिक रूप से कक्षाओं, अध्यापन, परिवार द्वारा होने वाले सामाजिकरण और आपसी बातचीत के द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माताओं ने इस बात को अच्छी तरह समझा कि एक राष्ट्र के रूप में भारतीयों को ढालना एक धीमा और कठिन काम है। इसके लिए जनता को लंबे समय तक राजनीतिक शिक्षा देनी होगी। इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि राष्ट्रवादी आंदोलन सभी भारतीयों के साझे राष्ट्रीय, आर्थिक और राजनीतिक हितों के आधार पर एकताबद्ध करने का प्रयास करते हुए उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों को संवैधानिकपूर्वक रक्षा करेगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी, धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल नहीं देगी। 1889 में कांग्रेस ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि अगर किसी प्रस्ताव का कांग्रेस के मुस्लिम प्रतिनिधियों का बहुमत मुसलमानों के लिए हानिक समझता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अनेक मुसलमान इसमें शामिल हुए। दो शब्दों में समझकर कि राजनीति का आधार धर्म और बुनियादी नहीं होने चाहिए, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के राजनीतिक दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उग्र राष्ट्रवाद जहाँ सभी दूसरी बातें में आगे की ओर बढ़ा हुआ था, एक कदम था, वहीं राष्ट्रीय एकता के विकास की दृष्टि से यह पिछड़ा कदम था। कुछ उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन में धार्मिक और हिंदू रंगे हुए थे। उन्होंने मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की नकार कर प्राचीन भारतीय संस्कृति पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र को हिंदू धर्म और हिंदुओं में से जोड़ा। समन्वित संस्कृति के तत्वों को छोड़ने के प्रयत्न किए। उदाहरण के लिए तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सव का प्रचार किया। अरविंद घोष ने अर्ध-रहस्यवादी ढंग से भारत माता को और राष्ट्र धर्म को बतलाया। आतंकवादी काली देवी के आगे शपथ लेते थे और बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ गंगा में डुबकियां लगाकर किया गया। ये बातें शायद ही मुसलमानों को पसंद आती थी। वास्तव में ऐसे काम उनके धर्म के विपरीत थे। यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह मुसलमान होते हुए भी इन जैसी दूसरी गतिविधियों को अपने जोड़े। मुसलमानों से यह आशा भी नहीं की जाती थी कि वह शिवाजी और राणा प्रताप का गुणगान उनकी ऐतिहासिक भूमिकाओं के कारण नहीं, बल्कि विदेशों के खिलाफ लड़ने राष्ट्रीय नायक के रूप में देखें। उत्साह के कारण वही काम स्वयं करें। अगर किसी मुसलमान होना उसे विदेशी कहने का आधार ना हो, तो अकबर या औरंगजेब को किसी भी तरह विदेशी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आवश्यकता इस बात की थी कि प्रताप और अकबर या शिवाजी औरंगजेब की लड़ाई के बीच विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्वयं संघर्ष के रूप में देखा जाए। अकबर और औरंगजेब की विदेशी कहने और प्रताप और शिवाजी को राष्ट्रीय नायक दर्जा देने का मतलब यह है कि आज हमारे भारत में प्रचलित सांप्रदायिक दृष्टिकोण को पीछे के इतिहास पर लागू कर रहे हैं। ये एक विकृति इतिहास की ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय
एकता के लिए धक्का भी था। मतलब यह नहीं है कि उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम विरोधी ये पूरी तरह से संप्रदायवादी थे, बल्कि इसके उलट तिलक समेत तो उनमें से अधिकांश हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनमें से अधिकांश के लिए मातृभूमि यह भारत एक आधुनिक धारणा थी जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं था। उनमें से अधिकांश का राजनीतिक चिंतन अतीत से मोह में ग्रस्त न होकर आधुनिक था। आर्थिक बहिष्कार का उनका प्रमुख राजनीतिक अस्त्र और राजनीतिक संगठन दोनों में वास्तव में बहुत आधुनिक थे। उदाहरण के लिए 1916 में तिलक ने घोषणा की, जो भी इस देश की जनता की भलाई के लिए काम करता वो चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है। विदेशीपन का संबंध हितों से है। विदेशीपन का संबंध निश्चित ही गोरी या काली चमड़ी या धर्म से नहीं है। यहाँ तक कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी आयरलैंड, रूस या इटली जैसे यूरोपीय देशों के क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित थे, न कि काली पूजा या भवानी पूजा से। पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उग्र राष्ट्रवादियों के राजनीतिक कार्यों और विचारों की कुछ हिंदू रंगत हुआ करती थी। यह बात खास तौर पर हानिकारक सिद्ध हुई, क्योंकि चालाक ब्रिटिश और ब्रिटिश समर्थक प्रचारकों ने हिंदू रंगत का लाभ उठाकर मुसलमानों के मन में जहर भरा। नतीजा यह हुआ कि शिक्षित मुसलमान बड़ी संख्या में उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग रहे, वह उनके शत्रु बन गए। इस तरह से आसानी से अलगाववादी दृष्टिकोण के शिकार हो गए। इस हिंदू रंगत ने हिंदू संप्रदायवाद को भी वैचारिक सहारा दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए अपने बीच से हिंदू सांप्रदायिक राजनीतिक और विचारधारा के तत्वों का विनाश करना कठिन हो गया। इसने मुस्लिम राष्ट्रवादियों पर एक मुस्लिम रंगत भी बढ़ी। तो वकील अब्दुल रसूल और हसरत मोहनी जैसे प्रगतिशील बुद्धि मुस्लिम जीवन स्वदेशी आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रांतिकारी राष्ट्रवादी में शामिल हुए। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के प्रमुख युवक नेताओं में से एक के रूप में विख्यात हुए। इसका कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन दृष्टिकोण विचारधारा मूल धर्म से ऐसा ही बना रहा। जब गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नेता सामने आए तो ये धर्मनिरपेक्षता और भी मजबूत हुई। देश के आर्थिक पिछड़ेपन में जो भी औपनिवेशिक अल्प विकास की देन थी, संप्रदाय के उदय में सहायता की। आधुनिक औद्योगिक विकास के अभाव में बेरोजगारी भारत में और खासकर शिक्षित लोगों के पास तीखी समस्या बन गई। नतीजा यह हुआ, जो भी नौकरियां थे उनके लिए प्रतियोगिता बहुत बड़ी थी। दूरदृष्टि रखने वाले भारतीयों ने इस बीमारी को पहचाना और एक ऐसी आर्थिक राजनीति प्रणाली के लिए कार्यरत रहे जिसमें देश का आर्थिक विकास हो और रोजगार की कोई सीमा न रहे। लेकिन दूसरे बहुत से लोगों ने इसके लिए नौकरी, संप्रदाय, प्रांत, जाति के आधार पर आरक्षण जैसे अल्पदर्शी और अल्पविधि हल सुझाए। रोजगार के उपलब्ध और सीमित व्यवहार की एक बड़ा हिस्सा पाने के लिए